Chali, good morning everyone and today we are here to discuss CA फाइनल ऑडिटिंग में एक आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 दैट इज फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का ऑडिट। और उसमें भी एक छोटा सा टॉपिक है इन रिलेशन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूं। एज असीम सर टोल्ड मी कि ये टॉपिक मुझे डिस्कस करना है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। I hope I'm audible and visible properly. Good morning, Shahrukh. Okay, so let's get started. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो लास्ट में सिर्फ दो पैराग्राफ्स हैं आपके। पेज नंबर 14.110 से ये टॉपिक स्टार्ट होता है एंड इट विल गोइंग टू बी एंड ऑन पेज नंबर 14.116। यस, 6 पेजेस का ये टॉपिक और हम विद इन 45 मिनट्स में इसको फिनिश कर देंगे। सो सबसे पहली चीज अपन बात करें एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कब से एप्लीकेबल हुए? मैंने आपको याद होगा सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टार्ट किया था तो इंडिया की एप्लीकेबिलिटी से स्टार्ट किया था। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल कंपनीज के लिए अगर मैं आपको ये बात करूं कि भाई अगर हमारा जो कंपनीज एक्ट के अंदर शेड्यूल 3 है, इस शेड्यूल 3 के अंदर 3 डिविजन्स हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। डिवीजन 1 उन एंटिटीज पर लगता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। डिवीजन नंबर 2 उन कॉर्पोरेट एंटिटीज पर लगता है, नॉर्मल कॉर्पोरेट एंटिटीज जिन पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं। और डिवीजन नंबर जो 3 है ये बताता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन रिलेशन टू एनबीएफसीज। दो फेजेस में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एनबीएफसी पर लागू हुए। फेज नंबर 1 आया था 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को उन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लग गए जिनकी नेटवर्थ या तो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा। सर ये नेटवर्थ कहां डिफाइंड थी? अगेन आई विल टेल यू दैट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 57 ऑफ योर कंपनीज एक्ट। फेज 2 की बात करूं तो 1 अप्रैल 2019 में सारी की सारी लिस्टेड ये जो भी अनलिस्टेड कंपनीज थी, नॉन बैंकिंग कंपनीज, ऑल लिस्टेड अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर थी। देखिए पहली बार 2018 में लग गया। 2018 में जब ये एप्लीकेबल हुआ तो उन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर हुआ जो 500 करोड़ या उससे ऊपर की नेटवर्थ रखते थे। उसके बाद सेकेंड फेज आया 1 अप्रैल 2019 पर और इसमें भी लिस्टेड एंटिटीज जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से या उससे ज्यादा, 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। और अगर कोई अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उस पर भी इंडेस लग गया। यहां तक क्लियर है? चलिए इससे रिलेटेड कुछ बातें और हैं जो आपको लिख लेनी चाहिए। सर क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर इंडेस वॉलेंटरी भी लगाया जा सकता था? मतलब कोई भी एनबीएफसी चाहे तो बिफोर 1 अप्रैल 2018 उससे पहले वॉलेंटरीली भी लगा सकती थी? आंसर इज नो। वॉलेंटरीली कोई भी एनबीएफसी इंडेस एप्लीकेबल नहीं कर सकती थी जब तक कि कंपल्शन ना आया हो। ये याद रखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। आपके 30 नंबर के एमसीक्यू भी हैं और ऑडिट में एमसीक्यू भी, मतलब ऑडिट तो डाला इसी लिए गया है सब्जेक्ट कि भाई आप बहुत बारीकी से इसको पढ़े तो एनीथिंग कुड बी आस्क्ड। तो फेज 1 और फेज 2 अपन ने बात कर ली। अब मैं अगर बात करूं यहां पर, मेरे साथ लिखते भी चल सकते हैं आप।
मेरे साथ आप लिख सकते हैं आगे। इन पे लगने के साथ साथ एंड होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट ऑफ एवब एनबीएफसी। एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा हूं, एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा हूं इंड एस की ऑन एनबीएफसी। तो यहां पे एक बात और मैं आपको बता दूं कि होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट ऑफ द एवब एनबीएफसीज, उन पर भी ऑटोमेटिकली इंड एस एप्लीकेबल हो जाएंगे, जैसा कि नॉर्मल कंपनीज के लिए प्रिस्क्राइब्ड था। इज दैट क्लियर? एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान में रखना है कि नेटवर्थ कब से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेटवर्थ फॉर NBFCs shall be calculated based on separate financial statements as on 31st March 2016 or first audited financial statements after that date. Of सर ये क्या मतलब है इसका? सिंपल सी बात है, नेटवर्थ जो हम कैलकुलेट करेंगे, नेटवर्थ जिसके बेसिस पे इंड एस एप्लीकेबल होगा, वो हम कहां से उठाएंगे? तो वो उठा सकते हैं हम 31 मार्च 2016 और द फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आफ्टर दैट डेट। सिंपल। शाहरुख, पीयूष, इज दैट क्लियर? ओके, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप मॉड्यूल में जाओगे तो आपको ना एक शेड्यूल 3 का, डिवीजन 3 का प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, दैट इज दी बैलेंस शीट एंड दी पीओरएल। तो उसको आप खुद से रेफर कर सकते हैं। बट इसके बाद जो एक लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है, मॉक टेस्ट में इंस्टीट्यूट कई बार पूछ लेता है, एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये 2 बार आया हुआ है। और अपन बात कर लेते हैं इसको, हेडिंग डालिएगा, डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3। सर कितने डिफरेंसेस हैं ऐसे जो डिवीजन 2 और डिवीजन 3 की एंटिटीज में हैं? मैं अगर बात करूं जिन पे डिवीजन 2 एप्लीकेबल है, ये जिन पर डिवीजन 3 एप्लीकेबल है, इनको सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। ऑलमोस्ट इनका प्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूं, प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ एक्सटेंट में बोलूं मैं 5-7% अगर डिफरेंसेस हैं, वो 5-6 डिफरेंसेस क्या हैं मैं आपको अभी डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला डिफरेंस मालूम क्या है? सबसे पहला डिफरेंस, तो अगर पहले अपन लिख लेते हैं इसको, टू a large extent the presentation requirement
of division 2 and division 3 are same except की अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट है आपका लिक्विडिटी का मतलब अगर मैं बात करूं तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिवीजन 3 में बनेंगे और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिवीजन 2 में बनेंगे उसमें ना सबसे बड़ा एक मेजर डिफरेंस आता है लिक्विडिटी पे। शेड्यूल 3 डिवीजन 2 जो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पूरे इंडिया सारे पढ़ते चले आ रहे हैं वो सारे के सारे नॉर्मल जिस रिक्वायरमेंट में बनते हैं वो तो हम बनाते ही आ रहे हैं। उनसे अलग हटके एनबीएफसी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो लिक्विडिटी बेसिस पर बनते हैं। लिक्विडिटी बेसिस पर बनते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैश बेसिस पर बनते हैं कि भाई जो लिक्विड फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो जाए। लिक्विडिटी बेसिस आप समझते हैं इस चीज को, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि एनबीएफसीज आर एनबीएफसीज कैन प्रेजेंट items of financial statements in order of लिक्विडिटी के ऑर्डर में आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको प्रेजेंट करना है व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर शेड्यूल 3 डिवीजन 3। बट इफ आई टॉक अबाउट डिवीजन नंबर 2 तो वहां लिक्विडिटी बेसिस पर नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसको आगे लिखना, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी विच इज नॉट allowed to companies under schedule 3 division 2। ये नोट्स भी आप साथ में बनाते चलना ताकि आपको ये ना लगे कि यार आईसीएआई का मटेरियल नहीं बना हमारा। सो हमने यहां से स्टार्ट किया सीधे सीधे। शेड्यूल 3 की 3 डिविजन्स होती हैं। शेड्यूल 3 की डिवीजन नंबर 1 पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, डिवीजन नंबर 2 पर कॉर्पोरेट एंटिटीज पे ही लगता है बट उस पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं। और हम बात कर रहे हैं डिवीजन नंबर 3 की। दिस इज द डिवीजन दैट इज टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। यस और नो? और उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए अगर मैं बात करूं तो 2 फेजेस पर इंडिया से एप्लीकेबल हुए थे। दैट इज द फर्स्ट वन ऑन फेज 1 पर 1 अप्रैल 2018। कौन सी कंपनीज? जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। 500 करोड़ या उससे ज्यादा अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ है। नेटवर्थ कहां डिफाइन है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 57 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओके, फिर सेकेंड फेज पे ऐसी कंपनीज, ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, और अगर उनकी कोई होल्डिंग, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, बेसिकली ग्रुप की बात करें तो अगर किसी एक परिवार के किसी एक बंदे को भी इंडियस एप्लीकेबल हुआ तो पूरे परिवार को इंडियस लागू हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्थ कब से कैलकुलेट करनी है? 31 मार्च 2016 और फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 ऑफ द शेड्यूल 3। उसमें मैंने पहला डिफरेंस लिक्विडिटी का बताया। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है आप लोगों के माइंड में। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज next one is
other expenditures. Sir, what is this other expenditure? अदर एक्सपेंडिचर्स की अगर मैं बात करूं तो जब अपन शेड्यूल 3 बनाते हैं, शेड्यूल 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो वहां पर एक हेड आता है अदर इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स. यस और नो? अदर इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर जो बनाते हैं, वहां पर क्या रिक्वायरमेंट थी? वहां रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ₹10 लाख विच एवर इज हायर, अगर इतना कोई एक्सपेंस हुआ है या कोई इनकम हुई है, तो इसको आप अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम्स में नहीं डाल सकते, इसको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा पीओरएल में. यस और नो? बट यहां एनबीएफसी में अलग रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा. यहां पे 2 पार्ट्स निकाल लीजिएगा. एक अपन बात करेंगे एनबीएफसी के लिए. तो एनबीएफसी इज रिक्वायर्ड टू शो separately any item of other income slash expenditure if it exceeds 1% of total income. मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे रिलेटेड केस स्टडी भी आ सकती है. ये जो मैं अदर एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट लिख रहा हूं ना, इससे रिलेटेड केस स्टडी भी आ सकती है. एनबीएफसी को क्या करना है? एनबीएफसीज आर रिक्वायर्ड टू शो सेपरेटली एनी आइटम ऑफ अदर इनकम और एक्सपेंडिचर इफ इट एक्सीड्स 1% ऑफ द टोटल इनकम. और वहां पे क्या होता था? वहां पर ऐसा होता था, while division 2 requires disclosure of items of income slash expenditure only if it exceeds 1% of revenue or ₹10 lakhs whichever is higher. बट यहां डिवीजन 3 में क्या होता है? एक्सीड्स 1% ऑफ द टोटल इनकम. लिख गया? चलो, पॉइंट नंबर 3. टोटल 6 डिफरेंसेस हैं, दैट्स इट. अपने 2 हो गए, दोनों क्लियर है? शाहरुख, पीयूष, संस्कार. नंबर 3, एलएलपी रिसीवेबल्स. ये हेडिंग्स मैंने ना खुद से बनाई हैं ताकि आपको याद रहे. मॉड्यूल में अगर आप जाओगे तो खाली ड्राई पॉइंट्स दिए हुए हैं. अब क्या होता है, ड्राई थ्योरी दिखती है और ऊपर से अपन लोग क्या है कि अपने को थ्योरी इतनी सारी है सीए फाइनल में कि अपन याद ही नहीं रख सकते. तो याद रखने के लिए कीवर्ड्स की मैंने हेडिंग बना दी. एलएलपी रिसीवेबल, इसमें क्या होता है कि एनबीएफ, मान लो एक है एनबीएफसी, पहले समझ लेना. एक एनबीएफसी है, उसमें एक डायरेक्टर है मिस्टर हर्षित. कौन है?
ये है कौन? डायरेक्टर। अच्छा, एनबीएफसी का काम क्या होता है? फाइनेंस करने का। इन्होंने किसी एलएलपी को फाइनेंस किया हुआ है, मतलब अब डेट ड्यू है, डेट ड्यू है। और ये जो मिस्टर हर्षित है ना, ये भाई साहब इसमें, किसमें? इस एलएलपी में जिसपे डेट ड्यू है, ये मालूम क्या है? मेंबर है इस एलएलपी के, या फिर पार्टनर है। एक तो तुम एनबीएफसी के डायरेक्टर, ऊपर से आपने लोन किसको दे दिया? एक तरह से एलएलपी को, और उस एलएलपी के भाई साहब पार्टनर भी आप हो। ये तो वो वाली बात हो गई कि संस्कार ने एक जेब से पैसा निकाला और भुवनेश को लोन दे दिया। अब दुनिया जानती है संस्कार और भुवनेश राम में लाए जोड़ी है, मतलब राम लखन है, इनकी सारी चीजें एक है, सारी चीजें एक है, मतलब भाईचारा इतना अच्छा है। इतना खुश क्यों हो जाता है भाई तू? तो आई, मुझे एक बात बता, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं हो गया कहीं ना कहीं? यस और नो? तो यही चीज बोल रहा है एलएलपी रिसीवेबल, कि भाई साहब अगर आपने, आप कोई एनबीएफसी हो और आपने किसी ऐसी एलएलपी को डेट दे के रखा है जिसमें आपका डायरेक्टर ही या तो मेंबर हो या पार्टनर हो, तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज कर देना है ना, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। चलो लिख लेते हैं इसको, ये बना लेना, याद रहेगा। एनबीएफसी एनबीएफसी सेपरेटली disclose receivables debts due, any debts due from LLP in which डायरेक्टर, नहीं डायरेक्टर नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, इट्स डायरेक्टर इज पार्टनर और मेंबर। आई स्टिल रिग्रेट कि सीए फाइनल से कंपनी लौ हटा दिया, काश वो होता तो अपना सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता है, एफआर नहीं पढ़ाना पड़ता, ऑप्शन नहीं बचा अब। हम्म, लिख गया? ओ ऑनलाइन वालों, सुबह सुबह, शनिवार की सुबह, जिंदा हो तो सबूत दो। असीम सर ऐसे ही बोलते हैं ना, जिंदा हो तो सबूत दो। तुम भी सबूत तो लिख गया कि नहीं लिख गया? तो मैं आगे बढ़ू, कुछ ज्यादा खास दम नहीं है इस टॉपिक में। अच्छा मुझे बताओ, 3 टॉपिक्स हैं, पहला कौन सा था सर? एक तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, सेकंड इज अदर एक्सपेंडिचर को अलग से डिस्क्लोज करना है। एनबीएफसी के केस में क्या करना रहता है? अदर इनकम और एक्सपेंसेस सेपरेटली डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अगर 1% ऑफ द टोटल इनकम या उससे ज्यादा है, एक्सीड कर रहे हैं, एक्सीड का मतलब ज्यादा, ठीक है। और शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में क्या होता था सर? 1% ऑफ द टोटल इनकम नहीं था वहां पर, 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ₹10 lakhs विच एवर इज हायर। तुमको समझा क्या? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर, अच्छा लिखना है, लिख लो भैया, मैं इतनी देर से पूछ रहा था, तब नहीं बताया, लिख लो लिख लो।
आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। बेहतरीन नोट्स, नोट्स बहुत प्यारे बनेंगे, आपको घर पे मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आपके पास बस चार पांच कलर के पेन होने चाहिए, तो नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे। मीनवाइल संस्कार खुद दूसरे से पेन लेके आया यहाँ पे। किससे पेन लेके आया? ऑफिस से लाया ना। हाइलाइटर भी तेरे पास? तो मॉड्यूल क्यों नहीं लाता? अच्छा, मॉड्यूल में काम आएगा ना बेटा। संस्कार ने पूरे अपनी जीवन की जमा पूंजी इकट्ठी करके स्टेशनरी खरीदी है ऑडिट करने के लिए। चलो, यूजुअली क्या होता है ना कि ऑफिस में जाते हैं ना अपन, तो ऑफिस में बॉस की स्टेशनरी लेके आ जाते हैं घर पे। इनका ऑफिस इतना ज्यादा बीपीएल है, इनका ऑफिस बिलो पॉवर्टी लाइन। चलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ओसीआई। कौन आई? ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कोई आई नहीं है बेटा। ओसीआई का मतलब है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर आपको याद हो डिवीजन नंबर 2 में जब अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनाते थे और उसी में पीओरएल के नीचे एक बॉक्स बनाते थे ओसीआई का, तो वहां पे टोटल लिखते थे। यहां पे वो बोल रहे हैं कि भाई साहब अगर आप एनबीएफसी हो तो आपको पूरा का पूरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर जितने भी आइटम्स आ रहे हैं उन सभी को लिखना है ऑन द फेस ऑफ द पीओरएल। एंड ओसीआई के अंदर जितने भी चीजें आ रही हैं उनका डायरेक्ट अलग से वर्किंग नोट ना बना के इसी के अंदर पूरा डिस्क्लोजर दे दो। ये बात तुमको समझी? अरे भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये वो सारी की सारी एक ही जगह पे लेके आ जाओ, अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल में क्या करते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनाते थे और उसके बाद नोट नंबर लिख देते थे, और फिर नीचे नोट नंबर में जाके हम उसकी कैलकुलेशन दिखाते थे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आया, यस और नो। तो यहां बोल रहे हैं कि ऑन द फेस ऑफ द पीओरएल उसी में बना दो, अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं है। किन दो चीजों की? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ओसीआई। डोंट टेल मी कि आपको ओसीआई नहीं पढ़ाया हर्षित सर ने। अगर नहीं पढ़ाया तो उनको बोलो एफआर पहले खुद पढ़े उसके बाद पढ़ाए। हर्षित सर को पढ़ाना चाहिए था आपको। अभी मैं ऑडिट के लेक्चर में हूं, तो अभी मैं ऑडिट की बातें करूंगा, एफआर वाली चीजें नहीं बोलूंगा। लिख लो, एनबीएफसीज required to disclose items items including, items comprising, या लिख सकते हो इंक्लूडिंग, थोड़ा सा कंप्राइजिंग लिखना, वो आईसीआई थोड़ा हार्श इंग्लिश समझती है ज्यादा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन फेस ऑफ statement of profit or loss instead of showing only them as part of notes. Is that clear? यहां तक समझ में आया आप सभी को? श्योर? चलिए, पॉइंट नंबर ई। एक मिनट, पॉइंट नंबर ई आ गया? बताओ, डी तो था ही नहीं, फोर्थ पॉइंट था ये, और ये ई पॉइंट नहीं, फिफ्थ पॉइंट आएगा। इसमें लिखना क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट impaired trade receivables।
पहले लिख लो इसको, एनबीएफसीज required to disclose significant रुकना, इसको लिखना, required to disclose separately trade receivables having significant increase in credit risk. Obviously अगर मैं आपसे बात पूछूं and credit impaired, मुझे बताओ एनबीएफसी का काम ही क्या है? फाइनेंस करना। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स उनको सेपरेटली डिस्क्लोज करने ही पड़ेंगे जो लग रहे हैं कि भैया ये डूब जाएंगे, ये शायद इनसे पैसा ना मिले, तो भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है। बट ऐसा शेड्यूल 3 में नहीं है, शेड्यूल 3 के अंदर डिवीजन 2 में नहीं है, शेड्यूल 3 में तो है, शेड्यूल 3 के डिवीजन 3 में ऐसा है, बट डिवीजन 2 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के ऊपर एक पॉइंट है, कंडीशन और restrictions on distribution attached, distributions attached। स्ट्रेटेजरी रिजर्व की कंडीशन क्या है मालूम? कि ऐसी कोई कंडीशन होगी या फिर रेस्ट्रिक्शन है किस चीज पर? डिस्ट्रीब्यूशन अटैच टू स्ट्रेटेजरी रिजर्व्स। स्ट्रेटेजरी रिजर्व्स को आप नहीं बांट सकते इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनबीएफसीज। अटैच्ड टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है किस पर? स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर। अगर कोई ऐसी कंडीशन इंपोज हो रही है, कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन अटैच टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, shall be separately disclosed in the नोट्स। बस ये डिफरेंसेस हैं शेड्यूल 3 के डिवीजन नंबर 2 और डिवीजन नंबर 3 के बीच में। 6 डिफरेंसेस। पहला, लिक्विडिटी ऑर्डर। सेकंड, एक्सपेंडिचर्स 1% ऑफ द टोटल इनकम होना चाहिए, उनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। थर्ड क्या था? एलएलपी रिसीवेबल। अगर आप एनबीएफसी हो और आपका डायरेक्टर किसी एलएलपी में पार्टनर या मेंबर हो और उसी को आपने लोन देके रखा तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो। क्रेडिट रिस्क या क्रेडिट इंपेयर्ड ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, उनमें कुछ इंक्रीज हुआ है तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो। कोई कंडीशन है या फिर रिस्ट्रिक्शन है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो। और एक है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ओसीआई को ऑन द फेस ऑफ पीओरएल ही डिस्क्लोज करना है। That's it। ये 6 है क्वेश्चंस, ये 6 पॉइंट्स हैं जो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ये कई बार 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका, मैंने आपको बताया। और एनबीएफसी ऑडिट इज वन ऑफ द ड्राई थियरी ऑडिट्स जिसको स्टूडेंट यूजुअली छोड़ देता है। सब पढ़ लेगा बच्चा, प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ लेगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ लेगा, कंपनी ऑडिट हटा ही दिया इंस्टीट्यूट ने, नहीं तो वो भी पढ़ लेता था। अब बचता क्या है? अदर ऑडिट्स।
इधर भी हर जगह हटा दिया। कंपनी ऑडिट इंटरमीडिएट में पढ़ा दिया ना, उनका ऐसा मानना है तुमको याद रहेगा। इंटर में लॉ में है ना, हाँ कॉर्पोरेट लॉ के पेपर में है ना, इंटर में सेक्शन 139 से 148 पूरा है, और कारो अभी भी है फाइनल और इंटर में। सो चलो ये 6 पॉइंट्स याद रहेंगे। शाहरुख, पीयूष, संस्कार, पक्का। चलो मॉड्यूल पे आते हैं। ये रहा आपका मॉड्यूल, छोटा सा मॉड्यूल है, मात्र 117 पेज है इस चैप्टर में, और इसमें हमने ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस पढ़ लिया। इसके बाद में बात करो फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट में अपने को दो चीजें मुझे आपको दिखानी थी। मैंने आपको पहला डिफरेंस क्या बोला था, लिक्विडिटी। अब देखो असेट आया ऊपर, असेट के अंदर फाइनेंशियल असेट, और उसमें भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले आया, फिर बैंक बैलेंस आया। कभी आता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या बैंक बैलेंस? नहीं। लेकिन ये क्यों आ रहा है ऊपर? क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी बेसिस पर बनाया जाता है। बाबू समझ में आया तुम लोगों को? यहां भी देखो लायबिलिटीज एंड इक्विटी की बात करी तो पहले डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ गया, फिर पेबल, उसके अंदर ट्रेड पेबल्स वगैरह, अदर पेबल्स, डेट सिक्योरिटी, जो है ऐसी चीजें जो लिक्विड सबसे पहले हो जाती है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के फॉर्म में। यहां देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन एक लाइन में खत्म कर देते थे, ये पूरा का पूरा इसको अलग से ये नोट बनाते थे अपन, इसको नोट नहीं बनाना है डिवीजन 3 में, ये डिफरेंस है। उसके अलावा देखो ओसीआई कहां गया, ये ओसीआई पूरा का पूरा यहां पे डिस्क्लोज्ड है, अदरवाइज क्या होता था इसका भी एक नोट बनता था और ये वर्किंग नोट में बनाया जाता था। तो इज दैट क्लियर? इसके बाद ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया डिफरेंस बिटवीन। हाँ आ जाओ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 3। ये कोई ऑडिटर है, यू आर द ऑडिटर of deposit taking NBFC-D. The NBFC is identified by RBI in its upper layer. ठीक है, फालतू की चीज दी है, काम की बात यहां से दी है। The following is the extract of statement of PRL for the year ending on 31st March. PRL का क्या दिया है? एक्सट्रैक्ट दिया है, पार्ट दिया है, डिवीजन 3 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुए हैं, बोल क्या रहा है, ऑन गोइंग थ्रू द डिटेल्स ऑफ द हेड अदर एक्सपेंडिचर in expense side of the statement of PRL, it is noticed that there is an expenditure relating to manpower outsourcing cost amounting to 99.50 crores included under the head other expenditure. Does it meet the requirements of the division 3 schedule 3 of the companies act 2013? मुझे बताओ अदर एक्सपेंडिचर के अंदर कौन कौन सी चीजें नहीं जाएंगी? ऐसा कोई एक्सपेंडिचर या ऐसा कोई इनकम जो 1% ऑफ द टोटल इनकम से ज्यादा है। मुझे बताओ पहले एक्सट्रैक्ट में टोटल इनकम कितनी दी है? भाई साहब ये 10,000 करोड़ दिख रहा है मुझे, है ना? चश्मा लगाने के बाद 1,000 करोड़ कहां से हो गया? ये नाम में ही घपला। ऑडिट की क्लास में वो भी 10,000 का 1% निकालो कितना होता है? 100। और इनका कितना आ रहा है? 99.50। तो क्या ये इसको अदर एक्सपेंडिचर में लिख सकते हैं? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं, तो वही चीज की है। तो आप क्या करोगे? यस, द ट्रीटमेंट गिवन इन द अबव केस इज क्लियर एज। उसके बाद आप अपना रिक्वायरमेंट लिख दो डिवीजन 3 की। डिवीजन 3 की रिक्वायरमेंट क्या लिखोगे? ये वाली जो मैंने आपको लिखा है, ये वाली। इसके लिए अपन ऐसा लिख सकते हो यहां पे, रेफर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 पेज नंबर, स्टडी मटेरियल का कौन सा पेज नंबर है? 14.117 ऑफ स्टडी मटेरियल। ठीक है सर? अच्छा मैं क्वेश्चन को टेस्ट कर रहा हूं। मान लो वो होता है 101 करोड़, फिर उसको अपन को पीआरएल में अलग से दिखाना पड़ता, सेपरेटली
डिस्क्लोज करना पड़ता। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। इसको उठा के अपनी पीडीएफ में अटैच कर देते ना अपन। के अलावा और कोई क्वेश्चन है क्या? ये इंटीग्रेटेड केस स्टडी असीम सर कराएंगे, क्यों? क्योंकि ये पूरे चैप्टर की है, सिर्फ इसकी नहीं है। एक ये 9th क्वेश्चन है। हेलो, 9th क्वेश्चन में आ जाओ मॉड्यूल के। Mr. G has been appointed as an auditor of LMP Limited, a NBFC company registered with RBI. Wire. Mr. G is concerned about whether the format of the financial statements prepared by LMP Limited is as per the notification issued by the Ministry of Corporate Affairs dated October 11, 2018. The notification prescribed the format in Division 3 under Schedule 3 of the Companies Act. ठीक है, applicable to NBFCs complying with Ind AS. Mr. G wants to know the differences in the presentation requirement between Division 2, Division 3 of the Schedule 3. बस यही क्वेश्चन आ जाएगा। देखो काम की बात, कहानी फालतू की लिखी हुई ऊपर, ये लाइन देखो यहां से, काम की चीज इसमें दी है। अपने को सीधा सीधा उन्होंने डिफरेंस पूछ लिए। पहला लिक्विडिटी, दूसरा अदर एक्सपेंडिचर, तीसरा एलएलपी रिसीवेबल, चौथा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ओसीआई, पांचवा आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व, और छठवां आपका मैं बात करूं तो क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट इंपेयर्ड ट्रेड रिसीवेबल। बस यही लिखने हैं, खत्म, गया, हो गया मतलब। अच्छा, ये जो अपनी टेस्टिव अंडरस्टैंडिंग थी, इसका आंसर भी मैं वहीं पे अटैच कर देता हूं। देखो, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाला जो क्वेश्चन था ना, उसका आंसर इन्होंने क्या लिखा? एन एनबीएफसी इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिवीजन 3 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज टू सेपरेटली डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट एनी आइटम ऑफ अदर एक्सपेंडिचर exceeding 1% of the total income. The said expenditure of 99.50 crore does not exceed 1% of the total income. Hence, it meets the criteria of requirement of division 3 of the schedule 3 of the companies act 2013. I hope जो मैंने यहाँ पे एनबीएफसी का टॉपिक पढ़ाया आपको अभी तक का पूरा क्लियर है। यही पार्ट असीम सर ने एनबीएफसी के टॉपिक में पेंडिंग रखा था। नाउ फ्रॉम माई साइड एवरीथिंग इज ओवर। आपको कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। शाहरुख, पीयूष, संस्कार, चैप्टर खत्म, बस हो गया। ये हार्डली 4 या 5 मार्क्स में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है एक आध नंबर में, क्योंकि अदर ऑडिट्स इंस्टीट्यूट को पता है कि बच्चा अदर ऑडिट को ही छोड़ के जाता है, और जो क्वेश्चन आप छोड़ के जाते हो आपकी किस्मत इतनी बुलंद है वो कंपलसरी क्वेश्चन में दिख जाता है, स्पेशली सीए फाइनल के ऑडिट और डायरेक्ट एक्सेस में। अच्छा, इंटर में भी यही हाल है। ओके, चलिए, तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस, एंड विद दिस आई एम एंडिंग द ऑडिटिंग लेक्चर। और अब आपके एफआर के टीचर आ जाएंगे, और वो तो आपको पता ही है 10 मिनट लेट आते हैं, तो 9:15 पे अपन मिलते हैं यहाँ पे। ओके, तब तक आप चाय वाय नाश्ता पोहा वोहा खा लो। बाय। सेम मीटिंग से अपन एफआर कंटिन्यू करेंगे।